नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिटनेस टॉक यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं सिर्फ और सिर्फ एलआईसी एजेंट कैसे प्रोफेशनल एजेंट बनना चाहिए और क्या क्या नियम मतलब फाइनेंशियल रूल्स मालूम होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर से 95% एलआईसी एजेंट्स ये फेलियर हो जाते हैं, क्योंकि उनको कैसे प्रोफेशनल तरीके से कस्टमर को अप्रोच किया जाए और क्या क्या मालूम होना चाहिए, एक प्रोफेशनल एजेंट को क्या ज्ञान मिलना चाहिए। ये मतलब नहीं है कि उनको सीएफए या सीपीए जान करके फिर एलआईसी एजेंसी लेना चाहिए, वो बात नहीं है। लेकिन एक बेसिक फाइनेंशियल रूल्स हमारा एजेंट्स के बीच में थोड़ा कम है, उसको जानकारी थोड़ा कम होने की वजह से 95% जो भी एजेंट्स है वो अपने इंश्योरेंस इंडस्ट्री से पहले साल बाहर चले जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ 5% रहते हैं, उन 5 में से परसेंट भी अगले साल दूसरा तीसरा साल में गढ़ते हुए उनको सक्सेसफुल एजेंट बनने के लिए बहुत ही कम चांस मिलता है, एक्सपीरियंस के द्वारा होती है। लेकिन अगर ये प्रोफेशनल एजेंट्स का ट्रेनिंग उनको मिल जाता है, उसी समय उनको एक फाइनेंशियल रूल्स की मालूम हो जाता है, तब उनका सक्सेस होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। जैसे कि जब आप कस्टमर को मिलते हैं, उन कस्टमर को मिलने का वैल्यू एडिशन देना पड़ता है। वैल्यू एडिशन का मतलब कस्टमर को एक नए ज्ञान देना पड़ता है, क्यों उनको निवेश करना है, क्यों बीमा लेना है, कैसे कौन से तरीके से पैकेज देना चाहिए, ये सब मालूम होना चाहिए। उसी का एक बेसिक रूल्स 10 फाइनेंशियल रूल्स आज मैं सिखाने वाला हूँ इस वीडियो की तरह। सभी बने रहिए वीडियो के अंत तक, सभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम चलते हैं वीडियो की ओर। आइए दोस्तों, आज 10 रूल्स एंड इंश्योरेंस एजेंट्स मस्ट नो। ये जो रूल्स है एक थंब रूल माना जाए। आपको एजेंट्स होते हुए आपको जो भी है कस्टमर को सिखाना ही पड़ेगा। अगर उनको उनसे बात करने के लिए एक क्वालिटेटिव एंगेजमेंट बोलते हैं, क्वालिटेटिव एंगेजमेंट करने के लिए ये 10 रूल आपको पहले मालूम होना चाहिए, फिर आपको कस्टमर को समझाइए अपने तरीके से। तो ये जो है थंब रूल्स अगर जान लिए तो आपका अपने आप अंदर से एक कॉन्फिडेंस आपको मिल जाएगा। तो आत्मविश्वास से आप जाके कस्टमर के ऊपर पे बात कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं क्या क्या है। रूल ऑफ 72, ये 72 रूल आपको मालूम होना चाहिए। ये डब्ल्यू और मनी, जब कब आपका पैसा दुगना हो जाएगा, ये सभी जानते हैं ना। जब भी पैसा निवेश करते हैं किसी में भी, आपको ये पैसा कब दुगना हो जाता है। दुगना इज वेरी सिंपल, आपको मालूम होगा शायद 72/8 मतलब 72/8 मतलब 8% आपका इंटरेस्ट रेट है, ब्याज है। 9 साल में आपका पैसा दुगना हो जाएगा। अगर आपका 6% ब्याज है तो कितने साल लगेगा? 12 साल लगेगा। अगर आपका इंटरेस्ट रेट 9% है तो 8 साल में बन जाएगा। ये आपको बताना चाहिए कि अगर किसी ने कि कोई बताता है आपको मेरा पैसा डबल हो जाना चाहिए, उनको आपको पूछना चाहिए थी कि अगर नॉर्मल रीजनेबल कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आप चाहते हो। वो बता सकते हैं कि 8%, 9%, 10%, 12%, तब आप बता सकते हो कितने साल के अंदर इस इंटरेस्ट रेट के माध्यम से आपको पैसा दुगना हो चांसेस है। ये आप बता सकते हो। अगर आपके लिए एक सवाल है, ठीक है, अगर आप 5 साल के अंदर, बहुत सारे लोग हैं ना, 5 साल के अंदर ये पैसा दुगना चाहते हैं, तब कितना परसेंटेज ब्याज मतलब इंटरेस्ट होना चाहिए, ये आप कैलकुलेट करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालिए। अगर सही होगा तो मैं आपको जवाब दूंगा। अगर अंत तक बने रहिए, मैं जो भी सवाल को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे जैसे डालते हो, वो सबसे ज्यादा जो भी रिप्लाई करता है उनके लिए इस प्रेजेंटेशन आपका मेल आईडी में मैं भेज दूंगा। नहीं तो आप मेरा कम्युनिटी है, कम्युनिटी में आप जाए शामिल हो जाइए, आप उस कम्युनिटी के अंदर ये डाल दूंगा, ये इस प्रेजेंटेशन डाल दूंगा आपके फायदे के लिए। तो अगला अगला रूल नंबर 2, इन्फ्लेशन रूल ऑफ 70। इन्फ्लेशन मतलब क्या है आपको सबको मालूम है। जो पैसा का जो है भाव है, अगर आज 100 रुपए में कुछ खरीदता हूं तो अगर 6% इन्फ्लेशन है तो अगले साल आपको 106 रुपए में से उसी चीज को आपको खरीदने के लिए खरीद सकते हो।
इसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं, मतलब रुपी वैल्यू कम हो जाता है, तो परचेसिंग पावर गोस डाउन। तो अगर आपका इन्फ्लेशन 7% है तो 10 साल में आपको जो भी है परचेसिंग पावर पैरिटी बोलते हैं, वो आपको आधा घट जाएगा। मान लीजिए कोई भी वस्तु आप आज 1 लाख रुपए के लिए खरीदते हो, अगर 7% का इन्फ्लेशन है तो 10 साल में उसी वस्तु को आपको 2 लाख में खरीदना, राइट? आपको दुगना हो जाएगा, आपका पैसा का वैल्यू घटता है, मतलब 100% आपको एक्सेस देना पड़ेगा। अगर आपका इन्फ्लेशन 7% है तो आपका कितने साल में हो जाएगा? 10 साल में हो जाएगा। 10% है तो 7 साल में हो जाएगा। अभी एक सवाल है, आज का इन्फ्लेशन कितना है पता कीजिए, कितने साल के अंदर आपका पैसा का परचेसिंग पावर आधा हो जाएगा, ये कैलकुलेट करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालिए। ये है इन्फ्लेशन रूल ऑफ 70। तीसरा, इमरजेंसी फंड। हर किसी को इमरजेंसी फंड होना जरूरी है। इमरजेंसी फंड मतलब आपको कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ सकता है, नेचुरल कैलेमिटी आ सकता है, और तीसरी बात कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल या घर में कुछ ना कुछ ऐसा मौका आता है कि तब पूरा पैसा डालना पड़ता है, तब इमरजेंसी फंड का बहुत ही ज्यादा मान्यता रखता है। कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए? कम से कम, अगर आपको 2-3 इनकम स्ट्रीम है, जैसे बाड़ा से आ गया, दूसरा डिविडेंड आ रहा है, एक और बिजनेस चल रहा है, आपका एक डे जॉब भी है, ऐसा होगा तो आपको 3 महीने का होना जरूरी है। नहीं तो अगर आपका एक ही जॉब है, इफ यू गॉट ओनली वन जॉब, डे जॉब, इफ यू डोंट हैव एनी अदर थिंग, देन यू शुड हैव 6 मंथ्स to 12 मंथ्स, मतलब 6 महीने से 12 महीने तक का मिनिमम आपको होना चाहिए। 6 महीने कम से कम होना चाहिए आपका इमरजेंसी फंड। कितना इमरजेंसी फंड? मतलब 6 महीने का सैलरी, ये बताना भूल गया, 6 महीने का आपका मंथली इनकम का आपको इमरजेंसी फंड जमा होना चाहिए। ऐसे ही कि जहाँ बैंक में पड़े पड़े रहना नहीं चाहिए, उसको लिक्विड, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है, लिक्विड फंड हो गया, दूसरा फंड हो गया, जहाँ लिक्विड तुरंत 1 या 2 दिन में आपको पैसा मिल जाएगा, वैसे फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बट आपको वैसे ही रखना होगा, उस इमरजेंसी फंड को आपका हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो ये है बोलते हैं इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड 6 महीने का मात्रा मिनिमम बेसिक लेवल आपको होना चाहिए। तो कैसे बिल्ड करना है, कैसे उसको इमरजेंसी फंड को बढ़ाना है, ये मेरा असेट एलोकेशन वीडियो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये अंग्रेजी में है, इसको देखिएगा। आपको इमरजेंसी फंड को कैसे बिल्ड करना है, कैसे असेट एलोकेशन, इस कैलकुलेटर, एक छोटा सा कैलकुलेटर है, आपका उम्र, आपका महीने का तनख्वाह, ये डालिए, आपको ऑटोमेटिक आपका असेट एलोकेशन दिखाई देगा। इस वीडियो जो असेट एलोकेशन वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, उसमें अच्छी तरीके से समझाया मैं। तो चलते हैं अगले स्लाइड। 50-30-20 रूल, ये जो है सभी फाइनेंशियल एडवाइजर जो भी है उनको मालूम होना चाहिए, जरूर मालूम होना चाहिए। ये क्या है? 50-30-20। तो 50% जो है आपको जो बेसिक नेसेसरी नीड्स के ऊपर खर्चा करना चाहिए। अगर अगर आपका 1 लाख रुपए सैलरी है, 50,000 तक आपको ग्रोसरी हो गया, और महीने का खर्चा जो भी है, रेंट, ईएमआई, स्कूल फी, ट्रांसपोर्टेशन, पेट्रोल डलवाना, ये सारे पैसे जो जरूरतमंद जो भी है, इसमें आपको निवेश करना चाहिए। सॉरी, निवेश नहीं है, इसमें आपको खर्चा 50% तक ही रखना है। सॉरी, मैंने गलती किया, 50% तक ही आपको रखना है। और 30% जो है वांट्स। वांट्स मतलब आपका जो भी है इच्छा, अगर चलते हैं, वेकेशन चलते हैं, तो एंटरटेनमेंट, फिल्म देखते हैं, आजकल फिल्म देखने के लिए 1,000 रुपये लगता है, और नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन करते हैं, अमेजॉन सब्सक्रिप्शन करते हैं, और दूसरा जो भी है आपको कैमरा लेना है, डीएसएलआर कैमरा, गाड़ी लेना है, ये सब है ना, आपको वांट्स में आता है। इस वांट्स में आपको कितना तक रखना चाहिए? 30%। और सेविंग्स जो है 20%। तो 20% से ज्यादा, मतलब आपको मिनिमम 20% होना चाहिए सेविंग्स। आपको ज्यादा भी, मतलब इंक्रीज भी कर सकते हो। तो 20% सेविंग से उसमें आधा करेंगे तो 10% लॉन्ग टर्म हो जाएगा, 10% शॉर्ट टर्म। कुछ लोग तो लॉन्ग टर्म सेविंग्स को 1 साल मानते हैं। 1 साल लॉन्ग टर्म नहीं होता है। 1 साल मतलब लॉन्ग टर्म सेविंग मतलब 10 साल मिनिमम आपको कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 10 साल या 15 साल ये होता है लॉन्ग टर्म। और शॉर्ट टर्म मैंने 3 या 5 साल, ये दिस इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। और
ये जो है 50-30-20 ये ग्लोबली मतलब एक्सेप्टेड रूल है, लेकिन मेरा एसेट एलोकेशन में मैं थोड़ा कम किया हूँ उसमें। 40% फॉर नीड्स, 50% for 40% for needs and 30% for wants and then 30% for savings। तो सेविंग्स 30% आपको होना चाहिए, उसमें 15% शॉर्ट टर्म, 15% लॉन्ग टर्म। सो दैट इज द डिवाइड आई हैव डन इन माय कैलकुलेटर। उसमें जाएगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। दिस 50-30-20 रूल आपका ग्राहक को आप समझाना चाहिए। इसके इस दौरे के अंदर, दिस चौकट के अंदर ही 50-30 उसके अंदर ही रहने का, देन ओनली दे कैन गेन फिनेंशियल इंडिपेंडेंस। बोलते हैं फिनेंशियल इंडिपेंडेंस मतलब फ्रीडम मिलता है आपको, जो पैसा जो भी है मिलता है, तो यू कैन बी लिटिल रिलैक्स्ड। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इमरजेंसी आ गया तो, नहीं तो आपको लाइफ स्टेजेस का एक्सपेंसेस मीट आउट करने के लिए आपको उधार लेना पड़ेगा। तो इसलिए इस 50-30 रूल आपका जितना भी इनकम हो, ये 50-30-20 रूल आपको लागू करना पड़ेगा। ये पहले आप समझिए और अपना कैलकुलेशन कीजिए, और इसमें कोई भी डाउट होगा तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालिए, मैं आपको समझा दूंगा। और मेरा कम्युनिटी में जरूर ज्वाइन कीजिए। कहाँ भाग गया? 30% ईएमआई रूल किसी भी हालात में, मैंने बताया ना ये 50%, 50-30-20 रूल में 50% जो नीड्स है उसके अंदर 30%, मतलब आपका अगर 1 लाख कमा रहे तो 30% से ज्यादा ईएमआई नहीं होना चाहिए। ईएमआई मतलब घर का ईएमआई नहीं है, आपका सारे ईएमआई कुल मिलाकर के जो भी टेक होम सैलरी आता है उसमें 30%। 30% मतलब उसके अंदर आपका ऑटो लोन आ जाएगा, देन पर्सनल लोन आ जाएगा। अगर आपको कोई हाउसिंग लोन ले रहे हो तो ये सारे के सारे 30% के अंदर आपको फिट हो जाना चाहिए। इट इज रिकमेंडेड नॉट टू अलोकेट मोर देन 30% ऑफ योर इनकम टुवर्ड्स ईएमआई। फॉर इंस्टेंस अगर आपको 60,000 सैलरी हो तो 18,000 से ज्यादा ईएमआई होना जाना चाहिए। इसी रूल के द्वारा बहुत सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज और हाउसिंग लोन एंड बैंकिंग कंपनीज आपको जो लोन ग्रांट करती है ये देखते हैं बंदा क्या है, 30% से ज्यादा है क्या, तब आपका क्रेडिट स्कोर भी हिट होता है। क्रेडिट स्कोर बोलते हुए मेरा एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया हमें, क्रेडिट स्कोर ऑल यू नीड टू नो अबाउट इट। बहुत अच्छा वीडियो यहाँ पर पॉपअप हो रहा है, इसको क्लिक कीजिए। क्रेडिट स्कोर का कैसे आपको इम्प्रूव करना है, कैसे पेमेंट हिस्ट्री का आपको सुधार करना है, ये सब सारे चीज में 20-25 मिनट में बताए होंगे। आपको यहाँ पर देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। सो दिस 30% ईएमआई रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका ईएमआई किसी भी हालत में 30% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। और 10-5-3 मतलब लोग है ना बहुत सारा मतलब चाहते हैं, क्या बोलते हैं कि दे वांट टू मच, है ना। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं आपको रॉकेट की तरह आपको रिटर्न ऊपर जाना चाहिए, और फिक्स्ड इनकम डिपॉजिट्स में आपको 10-15% चाहिए, सेविंग्स अकाउंट में भी आपको 6% चाहिए। कुछ लोग ऐसे है ना, सभी ऐसे नहीं है, लेकिन आपको कस्टमर को समझाना चाहिए कि आपका रीजनेबल एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए। रीजनेबल एक्सपेक्टेशन मतलब आपका सेविंग्स रेट जो भी है, अगर आपका 10% इक्विटी, अगर आप म्यूचुअल फंड या इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो 10 साल में, आपको रीजनेबल एक्सपेक्टेशन शुड बी 10%। इफ यू गेट एनीथिंग बियॉन्ड इट यू शुड बी हैप्पी, आप लकी समझो। लेकिन आपको लॉन्ग टर्म सीएजीआर देखेंगे तो निफ्टी का 13.56 बन रहा है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा 10% का एक्सपेक्टेशन रखिए। और डेट मतलब जो भी है इंटरेस्ट अर्निंग डिपॉजिट्स या फिक्स्ड इनकम, वहां पर 5% से ज्यादा आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। अगर आपको फिक्स्ड इनकम के बारे में जानना है तो 10 वेज टू अर्न फिक्स्ड इनकम एक वीडियो में बनाया हूँ, बहुत अच्छा वीडियो यहाँ पर पॉपअप हो रही है, उसको देखिए। 10 वेज टू अर्न फिक्स्ड इनकम, बहुत सारा देर आर 10 डिफरेंट फिक्स्ड इनकम वहां पर बताया हमें। इट्स अ वेरी गुड वन, यू कैन गो एंड इन्वेस्ट योरसेल्फ आल्सो। ये आपको मालूम होना चाहिए। एज एन एलआईसी एजेंट ये नहीं है कि सिर्फ और एलआईसी प्रोडक्ट ही बेचना है, आपको ये सब मालूम होगा तो आपको कस्टमर को इजीली कन्विंस कर सकते हो, और कस्टमर आपसे वैल्यू, उसको उनको वैल्यू दिखेगा। ठीक है, आपको ये सब जानना चाहिए। अब अगर सेविंग्स बैंक होगा तो कोई कुछ लोग है ना सेविंग्स बैंक से संतुष्ट है, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं,
हमेशा पड़े रहता है, 1 लाख या 2 लाख उसमें पड़े रहता है हमेशा, तो उनको बताना चाहिए कि आपको 3% ही मिल रहा है सेविंग्स अकाउंट से, लेकिन आपका इन्फ्लेशन रेट 6 या 7% है, आपको घाटा अगले साल, आपका अगर 1 लाख होगा तो अगले साल कितना हो जाएगा, -7% +3%, सो आपका 3 या 4 हजार आपका पैसा वैल्यू कम हो जाएगा। सो दैट इज वेट यू शुड नो दिस 10-5-3 रूल ऑल्सो। देन 100 - एज। ओके, मान लिया कि मैं इक्विटी मार्केट में, सभी लोग बोलते हैं चलो 10% का इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूं, आपको कितना परसेंटेज करना चाहिए, यहाँ पर आता है आपको 100 - एज रूल। 100 अगर मेरा उम्र 45 साल है तो 100 - 45, मतलब 65% आई कैन इन्वेस्ट इन इक्विटी एंड देन 45% आई कैन इन्वेस्ट इन डेट फंड्स। मान लीजिए यहाँ पर पहले जो एग्जाम्पल दिया हुआ है 60%, उनका उम्र 60 साल है, सो 100 - 60 = 40, 40% इन इक्विटी, देन डेट में 60%। जैसे आपको 50 साल हो जाए तो आपका डेट इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है, इक्विटी कम होता है। 50 से कम कितना होता है, इक्विटी ज्यादा होता है, डेट कम होता है। ऊपर का वाले एग्जाम्पल में देखिए 100 - 30, 30 एज उस बंदे का उम्र, so 100 - 30 = 70% he can invest because he has got a long career, capital appreciation का भी है, और उनका ज्यादा अगर फ्लक्चुएशन से कुछ घाटा भी होता है तो he can recover, he has got more time in capital markets, but after 50 naturally आपका उम्र ज्यादा हो जाता है, so less time you will be having for the capital appreciation because you want to retire at the age of 60-65 ना। so some people can take risk, वो उनका अपना अपना है। so this is the basic thumb rule 100 - एज, ये आपको जानकारी होना चाहिए। मेरा एसेट एलोकेशन कैलकुलेटर में सिंपली दिया हुआ, आपका मंथली सैलरी डालिए, उम्र डालिए, आपको पूरा क्या बोलते हैं, आपका एसेट एलोकेशन का जो भी सेग्रीगेशन आपको मिल जाएगा। अभी 4% रूल, 4% मतलब फिनेंशियल फ्रीडम। फिनेंशियल फ्रीडम में हमने पहले बताया ना, कब आप रिटायरमेंट करना चाहिए, आपको कितना पैसा मिलना चाहिए। कुछ लोगों को यही डाउट रहता है ना, हमको कितना पैसा चाहिए, कितना निकाल सकते हैं पैसा। मान लीजिए अगर एक आदमी को 10 करोड़ पैसा मिल रहा है तो कितना उसको विड्रॉ करना चाहिए। तो अगर 4% वहां से विड्रॉ कर रहे हो तो 10 करोड़ का कितना हो गया, 1 करोड़ का 4 लाख रुपए, 10 करोड़ का 40 लाख रुपए, 40 लाख रुपए वो निकाल सकता है। बाकी जो भी है वो इन्वेस्टेड, कंटिन्यू टू बी इन्वेस्टेड रहेगा। यहाँ पर लिखा हुआ कॉर्पस रिक्वायर्ड फॉर रिटायरमेंट इज 25 टाइम्स ऑफ योर एस्टिमेटेड एनुअल एक्सपेंसेस। मान लीजिए किसी बंदे का 5 लाख एनुअल एक्सपेंसेस है, अगर उसका रिटायरमेंट कितना हो गया, कितना कॉर्पस बनना चाहिए, 1.25 करोड़। तो ये अगर आपको बताते हैं, इस चीज को आपको बता दे तो आपको जीवन लाभ बेचने में आसान हो जाएगा। ठीक है, सो जीवन लाभ बेचते हुए आप क्या बोलेंगे, अगर आपको 1.25 करोड़ आपको पैसा मिल रहा है तो कितना पैसा आप निकाल सकते हो। मतलब आपका कॉर्पस 1.25 करोड़ हो गया, 50% आप फिक्स्ड इनकम में कीजिए एट द एज ऑफ 50, देन 50% इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, देन विड्रॉ 4%। 4% कितना हो गया 1.25 करोड़ का, 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए आपको 50 की उम्र में मिल जाएगा। दिस रूल वर्क्स फॉर 96% ऑफ टाइम इन 30-year पीरियड एंड दिस रूल इज वेरी गुड। आपको एक बेंचमार्क मिल जाएगा सभी को बताने के लिए कितना पैसा आपको रिटायरमेंट कॉर्पस होना चाहिए, कितना आप निकाल सकते हो, हाउ मच इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक। विदाउट दिस आप अंदाजा में जाके नहीं बताएंगे तो आपका कस्टमर कन्विंस नहीं होंगे। अगर इस बात को आप बता रहे हो 25 टाइम्स ऑफ योर एस्टिमेटेड एनुअल एक्सपेंसेस आपको रिटायरमेंट होना चाहिए, कॉर्पस होना चाहिए, और आपको कितना पैसा वहां से निकाल सकते हो। इफ सपोजिंग 1.25 करोड़ में से 5 लाख निकाल रहे तो हर साल उस पैसा 8% और भाग रहे, मतलब अप्रिशिएट हो रहे, तो सो देयर विल नॉट बी एनी लॉस, देन ही विल कंटिन्यू टू टेक दैट 4%। इट नीड नॉट नेसेसरी ओनली 5 लाख। जो भी पैसा आपको इंक्रीज हो रहा है, जैसे 1.25 लाख हो गया, अगले साल हो गया 1.38 लाख, 8% या 10% 1.35 लाख, वहां से 4% निकालेंगे तो इन्फ्लेशन के हिसाब से आप विड्रॉल भी ज्यादा हो रहा है, परसेंटेज कांस्टेंट है, बट योर विड्रॉल इज इंक्रीजिंग, देन योर कॉर्पस आल्सो इंक्रीजिंग। सो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड। ये आपको कस्टमर को समझाना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कितना पैसा चाहिए, कितना निकाल सकते हैं, इसको जानकारी कीजिए। अगर ये
इस स्लाइड आपको अच्छा लगेगा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और लाइफ इंश्योरेंस रूल क्या है, इसी का जुड़ा हुआ है। एक तो है लिविंग लॉन्ग के लिए हमको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, कितने 60 साल के बाद, 65 साल के बाद कितने साल जी रहे हैं उनके लिए 4% के लिए निकालने के लिए कितना पैसा चाहिए ये हमने बता दिया, लाइक ए पेंशन। नाउ लिविंग इट इज डाइंग टू अर्ली, इसके लिए लाइफ इंश्योरेंस बहुत ही जरूरी है। कितना टाइम होना चाहिए आपको, जो मंथली इनकम का 20 गुना आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। 20 गुना मतलब क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है अगर एक बंदे का 5 लाख एनुअल इनकम है, उसको कम से कम 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए इंश्योरेंस होना चाहिए। दिस वे योर लव्ड वंस विल रिसीव ए लम सम 1 करोड़। इसमें एक और बात है, मेरा जो दोस्त है अरुण कुमार शर्मा, वो हमेशा बताता है आपका कैश ट्रांसफर क्या है। अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है फैमिली में जो कमा रहा है, अगर उनका मृत्यु होने के बाद में उनका कैश ट्रांसफर, उनको इमोशनली तो उस बंदे को वापस नहीं ला सकते, लेकिन कैश ट्रांसफर क्या हो रहा है, 1 करोड़ कैश ट्रांसफर करने का कोई भी उपाय है? इज देयर एनी एसेट क्लास इट विल डू द 1 करोड़ मिनिमम 1 करोड़ कैश ट्रांसफर टू द फैमिली इन केस ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट ऑफ डेथ ऑफ दैट पर्सन? आप इस बात को पूछिए, अगर ऐसा कोई उपाय है तो हमें बताइए, ऐसा बताइए। 90% किसी के पास ऐसा नहीं है। तो 1 करोड़ कैश ट्रांसफर करने का आपका मतलब यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर, आपको बताना पड़ेगा ये चीज। देन द कस्टमर विल रियलाइज दैट ही विल टेक। एंड देन ऐसा तो नहीं है कि एक बंदा का मृत्यु हो गया और उस फैमिली सिल्वर या एसेट जायदाद जो भी है उसको जुर्माना रख करके वो सब पैसा भरेंगे, ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। ऐसा करेंगे तो दैट इज वेरी बैड। उनके लिए जब रहते रहते ही अगर लाइफ इंश्योरेंस थोड़े से पैसे से लेंगे तो 1 करोड़ रुपए आपका कैश ट्रांसफर हो जाएगा, सो दैट देयर फैमिली चिल्ड्रन एंड देन दे कैन पे ऑफ द डेट, उनका पढ़ाई भी हो जाएगा और उनका फैमिली का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगा। तो डोंट वेट। इसमें क्या है कि कुछ भी हो सकता है, अगले दिन दूसरे दिन कुछ भी हो सकता है। पिछले 2-3 साल के पहले ऐसे तो एक लाइव एग्जांपल बताऊंगा, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ। एक बंदा इंश्योरेंस लिया था, तो ही अपने आप आकर के इंश्योरेंस लिया, लेकिन उन्होंने बताया कि मेरा मार्च के बाद में कुछ पैसा इंक्रीमेंट आएगा, उस टाइम पे मुझे ज्यादा इंश्योरेंस लूंगा। अभी मैं कम से कम इंश्योरेंस इतना हो सकता है महीने का 5,000, उससे हो सकता था 10,000 15,000 जो भी है प्रीमियम भरने का, लेकिन ही हैज टेकन ए वेरी लिमिटेड वन। बट अनफॉर्चुनेटली in the first wave itself he has passed away, but his family was very less, was with very less insurance money he got. Okay, so in that case agar waiting for that is getting delayed is a huge cost any prospect is giving। उनको बताना चाहिए कभी वेट मत कीजिए लाइफ इंश्योरेंस के मामले में, कल क्या होने वाला है किसी को मालूम नहीं है। इसलिए आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस तो सभी से नहीं ले पाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके उनको 1 2 या 3 साल 5 साल ऐसे टारगेट देना चाहिए। इस 5 साल के अंदर 1 करोड़ का इंश्योरेंस आपको मिलने के लिए क्या क्या करना चाहिए। इसके अंदर सिर्फ टर्म इंश्योरेंस होने की जरूरत नहीं है, इसमें क्या है कि आपको कॉम्बिनेशन प्लान दे सकते हैं, स्टॉक मार्केट प्लान दे सकते हैं। ये सब जानने के लिए मेरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा, क्या क्या कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा करके। मेरे चैनल फिनवेस्ट स्टॉक को सब्सक्राइब कीजिए, इसमें बहुत अच्छा आपको दिया गया हर एक प्लान्स के बारे में। और मेरा वेबसाइट startupfin.in, अगर उसमें विजिट कीजिए तो मेरा संडे गूगल मीट का भी है, ऑफ कोर्स तमिल और इंग्लिश में, आप वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगला स्लाइड। लाइफ इंश्योरेंस रूल एग्जाम्पल दे रखा हूँ, अगर 5 लाख है सीधा आपको बता सकते हो, नोट करके रखिए। अगर एनुअल इनकम 5 लाख है तो कितना इंश्योरेंस होना चाहिए, 1 करोड़, मतलब 20 टाइम्स का हो गया 1 करोड़। 6.25 लाख है तो 1.25 करोड़, देन 7.5 लाख है तो 1.5 करोड़, 8.75 है तो 1.75 करोड़, 10 लाख होगा तो 2 करोड़ होना चाहिए। ये चीज आपको सारे ऑल द कस्टमर जो भी ग्राहक मिलता है उनको बताना चाहिए। जैसे सीधा जाके बताएंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा, उनको उनसे 10 या 15-20 मिनट वेट करके बात कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, झिझक है, तो बात करने के लिए आपका डेवलपमेंट ऑफिसर को बुलाइए, वो आपको अच्छी तरह से समझा देंगे, तो आपको सक्सेसफुल, आपको 2-3 बार वो समझा देंगे तो आप खुद एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप समझा सकते हो।
एंड देन हेल्थ इंश्योरेंस सबसे पहले रखना चाहिए था, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस सबसे लास्ट में रखा हूँ क्योंकि अगले स्लाइड में इसको सबसे पहले रखा हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस कितना चाहिए? 50 टाइम्स ऑफ मंथली इनकम। इस 50 टाइम्स ऑफ मंथली इनकम में क्यों बता रहा हूँ कि एक हेल्थ इंश्योरेंस में हेल्थ हेल्थ जो एक्सपेंसेस होता है, ये मेडिकल एक्सपेंसेस होता है, नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस होता है। तो कुछ दिन पहले मुझे कहीं उत्तर भारत में क्या तो जाना मौका मिला। वहां पर एक फैमिली को देखा मैं, उनको जो है एडमिट हो गए थे तो एक वाराणसी में। वहां पर भले ही वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती हुए, उनको मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ही कम रहा। उनका नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस फैमिली का बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि उनको ट्रैवल करना पड़ा नियर टू प्लेस ए टू प्लेस बी बाई ट्रैवल। 3,000 किलोमीटर टाउन से होता तो 3,000 किलोमीटर 2,500 किलोमीटर हो जाता है। वहां पर रहना है, फ्लाइट ट्रैवल करना है, खाना पीना, ये सब नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस बाकी फैमिली मेंबर्स के लिए हो गया। और उनके बाद में जो है प्री एडमिशन टेस्ट डायग्नोसिस होता है, उसका भी कवर नहीं मिलता ज्यादातर से। देन प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का नहीं मिलता है। ये चारों चीज को आपको मद्देनजर रखते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हेल्थ इंश्योरेंस प्लान ऐसा प्लान करना चाहिए, प्लान मिक्स। आपको एक कैशलेस दे रहे हो तो आपको एल का आरोग्य रक्षक भी दीजिए, ये एक बेनिफिट प्लान है। इसमें आपको इवन फ्री में आपको मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। नहीं तो आपको डिस्चार्ज समरी जहीं भी मिल रहा है रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल, जो टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से, आपको वो पैसा भी आपको जो डिफाइंड बेनिफिट ऑफ जो चूजन बेनिफिट 50,000 4,000 5,000 6,000 जो भी आप पहले से चूज करके रखे हैं वो भी मिल जाएगा। एंड देन इट कवर्स द मेडिकल इन्फ्लेशन ऑल्सो, 5% हर साल बढ़ रहा है ना, वो भी आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि कैंसर कवर प्लान जरूर दीजिएगा। आजकल तो कैंसर सभी को हो रहा है। कैंसर मतलब मेल फीमेल, जो सिटी में रहता है, गांव में रहता है, और वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, बूढ़े बच्चे, ऐसा किसी को नहीं छोड़ रहा है। ऐसे 10-15 साल या 20 साल पहले तो किसी किसी को होता था, हम सुनते थे न्यूज में कहीं कुछ कैंसर से हो गया, किसी को बड़े स्टार को हो गया। लेकिन ऐसा धीरे 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 हमारा फैमिली सर्कल में भी 1 या 2 लोगों को कैंसर आना शुरू हो गया। हम मृत्यु को, जो उनको सफरिंग्स हो, आंख से हम देख रहे हैं, गवाह बन के देख रहे हैं। तो हम ये छोड़ना नहीं चाहिए, आपका कस्टमर को ये बताना चाहिए। कैंसर से क्या है कि पहले बात तो उनको मेडिकल क्यूर होना या नहीं होना वो एक चिंता रहता है। दूसरी बात है कि चिंता के साथ साथ आपका जो पैसा, जो खर्चा जो हो रहा है, वो भी बहुत सारा खर्चा हो रहा है। जैसे कि कम नहीं है, 10-20 हजार 1 लाख ऐसा नहीं है, 10 लाख तो आराम से आपको खर्चा हो ही जाता है तो कैंसर में। तो इसलिए आपको एल कैंसर कवर प्लान बहुत ही बढ़िया प्लान है। ये आपको कस्टमर को आपको एजुकेट करना चाहिए क्यों कैंसर कवर लेना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कि कोई भी मंदिर का हुंडी में या दान कर रहे हैं वैसे समझिए, आपको नहीं होगा। पहली बात तो आपको नहीं होगा ऐसा बताइए। दूसरी बात है कि ये जो पैसा प्रीमियम दे रहे हैं, किसी न किसी को, किसी किसी परिवार को, आपको उनको पैसा जो कैंसर को ट्रीटमेंट को जरूर मिल रहा है। तो इसलिए आपको कैंसर कवर भी साथ साथ भेजना के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो हेल्थ इंश्योरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। अलॉन्ग विद द जीवन आरोग्य रक्षक यू शुड आल्सो सेल कैंसर कवर प्लान। चलिए क्यों पीछे की जा रहा है। आपको कस्टमर से ये सब बात करने के बाद में आपको ये एक क्वेश्चनर 1 मिनट क्वेश्चनर पकड़ाना होगा। इसको प्रिंट आउट लीजिए, 1 मिनट क्वेश्चनर पकड़ाइए। इस 1 मिनट क्वेश्चनर में सिंपल सा दिया हुआ है, डू यू हैव 50 टाइम्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, यस या नो। डू यू हैव 20 टाइम्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, यस या नो। हैव यू मेड अरेंजमेंट फॉर पेंशन एट द एज ऑफ 60, मिनिमम 25,000 आफ्टर टैक्स, ठीक है, वो है कि नहीं। डू यू हैव इमरजेंसी फंड फॉर 6 months ऑफ योर इनकम, है कि नहीं। हैव यू मेड, दिस आर ऑल द अफर्मेटिव और नेगेटिव क्वेश्चन। आप उनको हाँ या ना में आसान से जवाब दे देंगे। देन हैव यू एग्जॉस्टेड ऑल इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट्स, उनको सोचने के लिए आप मजबूर करेंगे। सो कस्टमर को ये देंगे तो हाँ, बंदा को हमें सोचने के लिए मजबूर है। क्या क्या टैक्स एग्जम्पशन बताइए, एटीसी है, एटीडी है, एटीडी में पेरेंट्स के तो और 25,000 उसमें एग्जामेशन लिमिट है। ये सारे चीज आपको क्वालिटेटिवली एंगेज कर सकेगी। देन हैव यू पेड ऑल योर डेट्स, डेट्स मतलब आप जो भी उधार है उसमें पैसा चुका दिए कि नहीं।
नहीं, ये तो वो बता देंगे, हाँ लीजिए, ये अगर उधार है तो उसका इक्विवेलेंट इंश्योरेंस है कि नहीं। आप क्वालिटेटिव इंटरेक्शन विद द कस्टमर जब करोगे, ऑटोमेटिकली आपको बिजनेस भी मिलेगा, वो समझेंगे कि हाँ ये बंदे को जानता है। ऐसा बहुत सारे फाइनेंशियल टूल्स और एजुकेशन मैं दे रहा हूँ। अगर मान लीजिए, अगर 90% लोग इनमें से दो या तीन हाँ भरते, मतलब 90% लोग इन सारे में से यस नहीं होंगे, वेरी फ्यू पीपल, अराउंड 5 और 10%, 5% लोग ही 5% यस बोलेंगे। यस मतलब गुड, राइट। 5 यस मतलब, 3 यस मतलब यू कैन डू बेटर, राइट, आई कैन हेल्प यू, बाकी सारे चीज करने के लिए मैं मदद करूंगा। अगर किसी का दो ही यस है, 5 नो है, उनको बोलिए कि आप, यू नीड, डेफिनेटली नीड असिस्टेंस फ्रॉम ए क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर, मैं ये कर सकता हूँ, यू कैन डिस्कस विद दम, यू कैन गेट न्यू बिजनेस फ्रॉम देम आल्सो। तो इसके साथ मेरा जो है वीडियो खत्म हो रहा है दोस्तों। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस शॉर्ट वीडियो। मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। और मेरा जो है नीचे जो है कम्युनिटी एक लिंक दिया हूँ, उस कम्युनिटी लिंक को आप दबाते हुए मेरा व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर आप आ जाओगे। मैं क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन आपको देता रहूंगा, सो दैट विल बी यूजफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।